वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड अ वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करेंगे एटम्स मॉलिक्यूल चैप्टर के बारे में। ये टॉपिक आपके इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों यूनिफॉर्म को पाने मदद करेगा थ्रू सीडीएस, एनडीए, एफकेट, आईनेट एंड टाइटल आर्मी। अगर आपको केमिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब जरा आगे चलते हैं। अब देखिए, अभी तक हमने बात की थी एटम के बारे में। एटम के स्ट्रक्चर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, सब के बारे में हमने बात की। अब आती है कहानी कि इन एटम्स का इस्तेमाल कैसे किया जाए केमिकल रिएक्शन में। तो इसमें होता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब इस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को बताया लवाइजर एंड प्राउस ने। उन्होंने कहा कि ये केमिकल्स कैसे रिएक्ट करेंगे, मतलब ये एटम कैसे रिएक्ट करेंगे, इस बारे में हम बात करेंगे। और इस पे मैंने एक रिपोर्ट बना दी है, उसका नाम ये है। अब इस रिपोर्ट के अंदर दो चीजें आई, एक आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब क्या होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में वो कहते हैं कि कोई एटम है, फॉर एग्जांपल ए और बी, इन दोनों का कोई मास है, तो इन दोनों का मास प्लस होकर इसमें आ जाएगा। मतलब मान लो ए का मास है 10 ग्राम, बी का मास है 10 ग्राम, तो दोनों के अगर वेट को प्लस कर दे तो ये 20 ग्राम बन जाएगा। यहां तक आपको क्लियर हो गई होगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इसका मास या तो इन दोनों के मास से ज्यादा होगा या इन दोनों के मास से कम होगा। ठीक है। दूसरी बात ये कहते हैं अपनी रिपोर्ट में कि एक होगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होगा? उनका मानना है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज बनानी है तो किसी प्रोपोर्शन में उनको डालना होगा। मतलब आपको एक इंसान के लिए चाय बनानी है तो हाफ कप आपको मिल्क चाहिए होगा, हाफ कप आपको वाटर चाहिए होगा, दोनों को आप मिक्स कर दो, तब आपकी 1 कप चाय बनेगी। अगर मान लो आपने 2 कप ऑफ मिल्क डाल दिया एंड 2 कप ऑफ वाटर डाल दिया तो वो 4 लोगों के लिए चाय बन जाएगी। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज बनानी है तो पर्टिकुलर कांस्टेंट प्रोपोर्शन में उस चीज को डालना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे H2O बनाना है तो 2 हाइड्रोजन मुझे चाहिए और 1 ऑक्सीजन चाहिए, तभी H2O बनेगा। अगर आपने 3 हाइड्रोजन डाल दिए तो वो H2O2 बन जाएगा, कुछ और ही बन जाएगा वो। अब इसके बाद डेल्टन साहब आते हैं। डेल्टन साहब कहते हैं देखो, केमिकल रिएक्शन ये सब बातें ठीक है, बट पहले आपको समझना होगा एटम क्या होता है। स्ट्रक्चर तुमने समझ लिया, ठीक है, बट ये बात आपको जहन में डालनी होगी कि जो एटम होता है वो टाइनी पार्टिकल होता है सबसे ज्यादा। मतलब नमक देखा है आपने, उससे छोटा होता है एटम। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इस एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते, किसी तरह से तोड़ नहीं सकते। अब इस एटम को सिर्फ भगवान ही बना सकता है, भगवान ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। चौथी बात वो कहते हैं, मैं कहना चाह रहा हूं कि मान लो आप एक हाइड्रोजन एटम लो, अगर इस हाइड्रोजन एटम जैसे बहुत सारे एटम लो तो सबकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, मास सब सेम होगा। बट अगर आप डिफरेंट एटम लो, फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन लिया, एक ऑक्सीजन लिया, ऐसा हो सकता है कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी सेम हो, बट ये भी हो सकता है कि इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो उनका मॉलिक्यूलर मास हो, वो सब डिफरेंट होगा। इसके बाद वो ये बात कहते हैं कि किसी भी चीज को बनाने के लिए आपको एटम्स का एक रेशियो चाहिए होगा, जो मैंने आपको यहां पर समझाया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब इसके बाद वो कहते हैं कि अगर कोई भी चीज चाहिए हो तो वो स्मॉलेस्ट रेशियो में चाहिए। मतलब अगर हम एग्जांपल है चाय बनाने का, मैंने कहा हाफ कप ऑफ वाटर चाहिए, हाफ कप ऑफ टी चाहिए, टी कह रहा हूं, दूध चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो 1:1 का रेशियो बन जाएगा, करेक्ट। तो इस रेशियो में हम किसी भी चीज को अगर डिफाइन कर पाए तभी हम उसका कंपाउंड बना सकते हैं। यहां तक बात हमें समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड के बारे में। एटम्स के बारे में बात कर चुके हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो दिखते कैसे हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स कैसे होते हैं, ये सब हमने पहली वाली वीडियो में बात किया है। फिर भी अभी कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि एटम और एलिमेंट में डिफरेंस क्या है। हाइड्रोजन एक एटम है कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है? आप जरा इस बात को समझे। मान लो हम कहें हम सब ह्यूमन है, क्या ये सब करेक्ट है? बिल्कुल सही बात है। अगर मैं कहूं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब एक एलिमेंट है, तो ये बात सच है? हाँ, ये बात सच है। अगर मैं कहूं इंडिया में इंडियंस रहते हैं, क्या ये बात सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। अगर मैं कहूं हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो ये क्या बात सच है? सच है। अब आपको बात कनेक्ट हो रही होगी। मतलब सभी चीज जो इस पीरियोडिकल टेबल में दी हुई है ये सब एलिमेंट्स हैं, बट अगर हाइड्रोजन जैसे बहुत सारे हैं तो हम कहेंगे हाइड्रोजन के एटम्स हैं। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई। अब आते हैं अपनी अगली टर्म पे, वो है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल्स को हमें डिफाइन करने के लिए 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। एक है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, दूसरा है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। जब कोई एटम, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, दूसरे हाइड्रोजन से मिलता है
तो वो मॉलिक्यूल सब एलिमेंट बनाता है। मतलब एक हाइड्रोजन प्लस दूसरा हाइड्रोजन मिलेगा तो H2 बनाएगा, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से मिलेगा तो वो O2 बनाएगा। यहां तक आपको बात समझ में आ रही है? अब हम मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। मान लो एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, इन दोनों को मिला दो तो H2O मिल जाएगा, करेक्ट। अब ये चीज होती है मॉलिक्यूल्स के अंदर, मतलब कोई भी एटम दूसरे एटम से मिल रहा हो तो उसे हम कहेंगे मॉलिक्यूल। यहां तक की कहानी हो गई क्लियर। अब इसमें एक टर्म आती है एटॉमिसिटी। ये क्या है? देखिए यहां पर लिखा है आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन 2 मतलब O2, H2, N2, Cl2, P4, S8। ऐसा क्यों लिखा है? जरा यहां पर देखें आप, ये पूरी पीरियोडिक टेबल है, जरा साफ करता हूं आपके लिए। इस पीरियोडिक टेबल की खास बात यह है कि इनमें से कोई सा भी एटम अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इनको कोई साथी चाहिए, कोई दोस्त चाहिए, कोई बेस्ट फ्रेंड चाहिए, कोई गर्लफ्रेंड चाहिए, कोई वाइफ चाहिए, कोई ना कोई चाहिए एग्जिस्ट करने के लिए इस प्लेनेट अर्थ के अंदर। बट इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम अकेले जी लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। अब ये लोग जब आते हैं तो कहते हैं हमें कोई जरूरत नहीं है। इसका रीजन क्या है? देखो जरा एग्जांपल दिखाता हूं आपको सोडियम का। ये इसके शेल हैं 1 2 3। अब इनके अगर पहले शेल में देखो तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, अगर इसके सेकेंड शेल में देखो तो आपको 8 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, और आखिरी शेल देखो तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन दिखेगा। तो नेचर का एक रूल है, अर्थ का एक रूल है इन एटम्स के लिए कि अगर आप फ्रीली एग्जिस्ट करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो आपको ना ही कोई गर्लफ्रेंड चाहिए, ना ही कोई बॉयफ्रेंड चाहिए, ना ही कोई बेस्ट फ्रेंड चाहिए, तो आपको अपने आखिरी वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने ही रखने होंगे, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जो अपने आखिरी वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। जो नहीं रखते हैं उन सबको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई ना कोई चाहिए ही चाहिए। अब यहां पर कहानी आगे बढ़ती है। अब इस कहानी में आती है एटॉमिसिटी। ये एटॉमिसिटी डायरेक्टली आपसे सीरियस एग्जाम में पूछी जाती है। कोई अगर एटम अकेले एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसे कहेंगे मोनो एटॉमिक। ऐसे हीलियम है, वो भी मोनो एटॉमिक है। पर ऑक्सीजन को अकेले एग्जिस्ट करना अलाउ नहीं है, उनसे कहा जाता है आपको किसी के साथ मिलना होगा। तो जब 2 ऑक्सीजन मिल जाएंगे तो हम उसे कहेंगे डायटॉमिक। उसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई? डायटॉमिक। 2 हाइड्रोजन जब मिल रहे हैं तो उनसे हम कहेंगे डायटॉमिक। अगर मान लो 4 एटम एक साथ मिल रहे हैं तो उसे हम कहेंगे टेट्राएटॉमिक, जैसे फास्फोरस। अगर मान लो 4 से ज्यादा कोई भी एटम मिल रहे हैं एक साथ तो उसे हम कहेंगे पॉलीएटॉमिक। एग्जांपल है सल्फर। सल्फर 8 चाहिए आपको, तब जाके आप एक सल्फर का पूरा एक मॉलिक्यूल बना पाते हैं, उसे हम कहते हैं एटॉमिसिटी। इसका नाम हो गया पॉलीएटॉमिक। ये नाम आपको याद होने चाहिए, रट्टे होने चाहिए। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि जो आर्गन है उसकी एटॉमिसिटी क्या है, एग्जांपल दे देगा मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। आपको अगर दिमाग में क्लियर है वो मोनो एटॉमिक है, उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप डायरेक्टली टिक कर दोगे। यहां से आगे चलते हैं, कहानी आती है आयंस पे। आयंस क्या होते हैं? आयंस को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक है कैटायंस, एक है एनायंस। कैटायंस वो होते हैं जिन पे प्लस चार्ज होता है, मतलब सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब पे प्लस चार्ज होता है। सोडियम पे +1 होता है, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम पे +2। एनायंस की बात करें तो क्लोरीन पे -1। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो क्लोरीन के अलावा एक और होता है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, क्या था भाई, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे होता है -2, ठीक है। ये होते हैं जिन पे माइनस चार्ज होता है। अभी माइनस चार्ज प्लस चार्ज कहां से आ जाते हैं, क्या हो जाता है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी भी एटम को इस धरती पे एग्जिस्ट करने के लिए गर्लफ्रेंड चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, दोस्त चाहिए, कोई ना कोई चाहिए एग्जिस्ट करने के लिए। तो वो एग्जिस्ट करने के लिए अट्रैक्ट करते हैं कि देखो मेरे पास प्लस चार्ज है, माइनस वाला प्लीज मेरे पास आ जाओ। मैग्नीशियम कहेगा मेरे पास प्लस चार्ज है, माइनस वाला प्लीज आ जाओ। ऐसे ही कैल्शियम कहेगा माइनस वाले को प्लीज मेरे साथ आ जाओ। ये सब ऐसे कहते हैं। क्यों कहते हैं जरा इसको समझे। जरा जो सोडियम है वो प्लस चार्ज वाला है, क्यों है? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अगर मान लो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास 11 प्रोटॉन होंगे। अब इसको स्टेबल रहने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन देना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए, आप ऐसे ही किसी को दे नहीं सकते। तो वो लेगा क्लोरीन। क्लोरीन कहेगा मैं ले लूंगा, मुझे दे दो। कैसे ले लेगा मैं बताता हूं आपको। यहां से अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसके आखिरी शेल में कितने बचते हैं? 8। ये स्टेबल हो गया। क्लोरीन जैसे ही इसे लेगा तो इसके आखिरी शेल में हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। अब इस पे प्लस चार्ज आया कैसे, ये समझो। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन रह गए 10। भाई
यहां पर स्क्रीन आपके लिए क्लियर करता हूं मैं। ये देखो, यहां पर है 10 इलेक्ट्रॉन, यहां पर है 11 इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं 11 माइनस 10 करूं तो मुझे क्या मिलेगा, +1। तो यहां पर मैं सोडियम के लिए कह सकता हूं +1 चार्ज आ गया। सिंपल बात है ना, प्रोटॉन है 11, इलेक्ट्रॉन बचे 10, दोनों को माइनस कर दूं तो मुझे +1 मिल रहा है। तो यहां पर मुझे +1 आंसर आ गया। अब यहां पर क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन में क्या होता है, देखिए, मान लो यहां पर 2, 8 और 7 है, तो 7 को कंप्लीट करने के लिए एक 8वां इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहां पर अब टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 18। पहले तो यहां पर 17, देखो 2 + 8 10 होता है, +7 होता है 17। तो एक और इलेक्ट्रॉन डाल दिया, हो गए 18। प्रोटॉन क्या होते हैं, 17 हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होते हैं ना। तो प्रोटॉन हो गए यहां पर 17। अब मैं प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन करूं तो मुझे मिल गया -1 चार्ज। तो क्लोरीन पे आ गया -1 चार्ज। अब मैं क्या करूं, सोडियम को ले आऊं प्लस चार्ज को, क्लोरीन को ले आओ माइनस चार्ज को, तो दोनों एक साथ मिल जाएंगे। वो कहेंगे हम NaCl बनाएंगे। ये यहां पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए। यहां तक आपको बात क्लियर। पर आप में से कुछ लोग कहेंगे हमें बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ, पता नहीं क्या बकवास कर जा रहे हो। तो उसके लिए दूसरा एग्जांपल है हमारे पास। देखो, मैग्नीशियम के बारे में बात करते हैं। मैग्नीशियम के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इस फॉर्मेट में 282, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये किसी तरह या तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन लिया है, या किसी तरह ये 2 इलेक्ट्रॉन गायब कर दे, तो उसका आखिरी शेल बचेगा ये वाला, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। करेक्ट। अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन है 12, प्रोटॉन भी है 12। टारगेट है या तो इसे 10 बना दो, हम जैसे 10 बनाएंगे किसी तरह। हमारे पास दूसरा इसका दोस्त है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास क्या फॉर्मेट है, वो है 26 का, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं और अगले में 6 हैं। 8 बनाने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब या तो वो क्या करे, इस 6 के 6 को गायब कर दे, जिससे जो लास्ट शेल हो 2 वो कंप्लीट हो जाए, या वो क्या करे, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले आए। अब ऑक्सीजन को पता लगा मैग्नीशियम के बारे में कि वो 2 इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है। वो फटाफट मैग्नीशियम के पास गया, कहा भाई मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। उसने दे दिए। अब उसके पास बचे 10 इलेक्ट्रॉन। अब मैं अगर 12 माइनस 10 करूं तो मुझे क्या मिला, 2। तो यहां पर मैग्नीशियम क्या हो गया, +2 चार्ज। ऑक्सीजन कह रहा है कि मेरे पास अभी हैं 8 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भी हैं 8। अगर मैंने मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो मैं हो गया 10। तो अगर मैं -2 10 - 8 तो मुझे मिल जाएगा यहां पर -2। तो ऑक्सीजन के पास हो गया -2 चार्ज। अगर मैं यहां पर ले आऊं Mg +2 और यहां पर ले आऊं ऑक्सीजन -2, तो मिलके बन जाएगा ये MgO। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा पक्का। अब यहां पर आता है पॉलीएटॉमिक आयंस। कुछ ऐसे आयंस होते हैं जिनको किसी तरह से हमने डिफाइन किया है, वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं समझने में, वो हायर स्टडीज में समझ में आते हैं जब आप BSc MSc में आ जाते हैं। हमारे लेवल में ये नहीं है कि बने कैसे हैं। अब आपको इनको याद करना है, इनकी वैलेंसी क्या है। कई ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आयरन की बात करूं, यहां पर आयरन के पास +2 चार्ज भी है, +3 चार्ज भी है। वो क्यों आया, कैसे आया, वो हमें नहीं जानना। हमें इनको याद करना होगा, क्योंकि ये हमें मदद करेंगे अब केमिकल फॉर्मूला बनाने में। ये NCERT से डायरेक्टली मैंने पिक्चर उठाई है, आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा भी होगा कहीं टेबल 3.6, तो आपको डायरेक्टली पेज नंबर 31 पे मिलेगी NCERT की। ठीक है, आप जरा यहां से आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड बनता कैसे है, फॉर्मूला बनता कैसे है। मैंने आपको प्लस चार्ज माइनस चार्ज की कहानी समझा दी। अब इस प्लस चार्ज माइनस चार्ज को ही ऑब्टेन करना होता है। कैसे, हाइड्रोजन के पास है +1 चार्ज, क्लोरीन के पास है -1 चार्ज। दोनों का काम बन रहा है, दोनों दोस्ती कर लेंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाएंगे और यहां से केमिकल फॉर्मूला बन गया। ऐसे यहां पर है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन के पास है +1 चार्ज, ऑक्सीजन के पास है +2 चार्ज, सॉरी -2 चार्ज। तो इसके बाद 2 हाइड्रोजन अगर एटम आ जाए कहीं से तो H2O बन जाएंगे। यही कहानी है, और ऐसी कहानी सभी एटम्स के साथ है। यहां देखो NaNO3, NO3 देखो यहां पर है, कहां गया NO3 देखो। नाइट्रेट के पास है -1 चार्ज, दिख रहा है आपको, नाइट्रेट के पास है -1 चार्ज, सोडियम के पास है +1 चार्ज। दोनों अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, दोनों दोस्ती कर लेंगे, शादी कर देंगे, अब ये बन जाएंगे NaNO3। यहां तक ये कहानी आपको क्लियर हो गई। अब समझते हैं OH को। OH क्या होता है, ये देखो OH ए रहा, हाइड्रोक्साइड, OH-1। अब यहां पर है Ca के पास होते हैं +2 चार्ज, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है। हाइड्रोक्साइड कह रहा है मैं -1 आपको इलेक्ट्रॉन देने को तैयार हूं, पर
कैल्शियम कह रहा है कि अपना कोई दोस्त लेकर आओ तभी हम एक साथ मिल सकते हैं, थ्रीसम तभी कर सकते हैं हम। तो थ्रीसम के लिए वो 2 हाइड्रोक्साइड को लेकर आएगा, फॉर्मूला बन जाएगा CaOH2। यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं मॉलिक्यूलर मास पे। मॉलिक्यूलर मास बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर मास अब आपकी जो न्यूमेरिकल पार्ट है सीडीएस का उसमें मदद करेगा। अब मैं जो सीडीएस के न्यूमेरिकल पार्ट पे बात करने जा रहा हूं, ये एनडीए में भी आता है, एफकैट में भी आ सकता है, पर सीडीएस पे मेन फोकस है क्योंकि अब हमारा सीडीएस एग्जाम आ रहा है। अब इसमें क्या होता है, ये जो क्वेश्चंस आते हैं कुछ लोगों को लगता है 11th या 12th की एनसीईआरटी से आए, नहीं, ये 9th की एनसीईआरटी से आए, बड़े सिंपल है। देखो हाइड्रोजन का मास होता है 1, पर यहां पर है 2, तो यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऑक्सीजन है 1, तो यहां पर हम इसे 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और टोटल मास हो गया 18। क्या बोल रहे हो पता नहीं, क्या समझ में नहीं आ रहा। देखो हमारे पास ऐसा कोई कंपाउंड मिला H2O, H2O को हमने उसके एटम के मास से हमने नोट कर लिया, वो हो गया 1, ऑक्सीजन हो गया 16, कितने हाइड्रोजन है 2 यहां लिख दिया, 16 1 है प्लस कर दिया 18 आ गया। भाई कुछ समझ नहीं आया। देखो अगला एग्जांपल देखो यार, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगला है HNO3। HNO3 क्या कहता है, हाइड्रोजन का मास है 1, नाइट्रोजन का मास है 14, ऑक्सीजन का एक का मास होता है 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 48 आ जाएगा, एक का हो गया नाइट्रोजन 14, यहां 1 आ गया, सबको प्लस कर दो 63 आ गया। तो यहां पर आ गया मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास के आगे आप देख रहे हो U, इसे हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, इसकी फुल फॉर्म ये है। इसको AMU शॉर्ट में भी लिख सकते हैं या U भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। तो यहां पर आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब ज्यादा आगे आते हैं, अब आते हैं मोल कंसेप्ट पे। बहुत ज्यादा डीप में जा रहे हैं हम, न्यूमेरिकल से बहुत आसान है, घबराने की बात नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहूं 1 किलोमीटर इंटू मीटर कितना होता है, आप कहोगे 1000 मीटर सर। ओके, अब मैं कहूं 1 मीटर इंटू सेंटीमीटर कितना होता है, आप कहोगे 100 सेंटीमीटर। इसी तरह एटम्स को नापने के लिए कि वो कितने होंगे उसके लिए बनाया है मोल कंसेप्ट। अब जरा इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब हमको ये भी जानना है कि किसी के अंदर एटम्स कितने हैं, मॉलिक्यूल्स कितने हैं, आयंस कितने हैं। जैसे हम कहें एक ग्लास पानी जो है उसमें कितने H2O हैं, कैसे पता लगाओगे, बड़ा मुश्किल है, गिन तो सकते नहीं हाथ से। तो इसके लिए लाया गया था मोल कंसेप्ट। इसमें एक नया टर्म कॉइन होकर आता है, वो होता है मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं लूं H2O। मैंने आपको 2 मिनट पहले पढ़ाया कि मॉलिक्यूलर मास कोई चीज होती है, ठीक है। जरा मैं स्क्रीन क्लियर करता हूं आपके लिए। अब देखो मॉलिक्यूलर मास नाम की कोई चीज होती है, वो होती है इस फॉर्मेट में लिख दिया जाता है। अब होता है मोलर मास। मोलर मास में क्या होता है कि इसी तरह से जैसे मॉलिक्यूलर मास निकाला गया है वैसे ही मोलर मास निकाला जाता है। यार पता नहीं क्या बोल रहे हो, फिर समझ नहीं आ रहा कुछ। देखो थोड़ा ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा जरा स्क्रीन पे फोकस करो। देखो यहां पर क्या हो रहा है कि सेम वे में हम फॉर्मूला की तरह मास निकालेंगे उसका। हाइड्रोजन 1 आ गया, ऑक्सीजन 1 आ गया, यहां पर टोटल हाइड्रोजन आ रहा है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पर हमने 18 निकाल दिया। पर इसको अब हम यू से नहीं डिनोट करेंगे, इसे हम करेंगे ग्राम। वही ग्राम जो आपको किराने की दुकान पे मिलता है कि भाई 200 ग्राम चीनी दे दो, 300 ग्राम चीनी दे दो, वही ग्राम से हम डिनोट करेंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता लगाना है कि एक ग्लास ऑफ वाटर में कितने H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, ये बात हमें पता लगानी है, इसलिए हम इसे ग्राम से डिनोट करते हैं। और कोई रीजन नहीं है, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, कोई साइंटिफिक, सिर्फ इसलिए हम इसे ग्राम से डिनोट करते हैं। अब इन्होंने एक बात बोली कि जो 1 मोल होगा वो होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यहां पर लिखा है देखो, ठीक है। जैसे मैंने 1 किलोमीटर 1000 मीटर कहा था, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर कहा था, वैसे ही उसने कह दिया 1 मोल होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ओके, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं क्या कहूंगा, थोड़ा कंफ्यूजन है, दोबारा बोलूंगा मैं, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। 18 ग्राम H2O कंसिस्ट ऑफ 1 मोल एंड 1 मोल होता है हमारा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ओके क्लियर, तो आप कंफ्यूजन होगा, ध्यान से देखो दोबारा। अब मैं कहता हूं इसका मोलर मास निकालता हूं, तो वो भी आएगा 63, यहां पर U की जगह आ गया ग्राम, करेक्ट। मैं कहता हूं 63 ग्राम ऑफ HNO3 इज इक्वल्स टू 1 मोल एंड 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये क्या लोचा है, 63 ग्राम HNO3 भी 1 मोल है, 18 ग्राम ऑफ H2O भी 1 मोल है, ये कैसे हो सकता है, दोनों नंबर तो अलग हैं। यहां पर ही आपको कंसंट्रेशन से देखना है कि किसी भी अगर एलिमेंट का, किसी भी एटम का, किसी भी आयन का, किसी भी एनायन का मोलर मास अगर आप निकालते हो, मोलर मास निकालते हो, तो वो 1 मोल कहलाएगा।
एग्जाम्पल एक और लेते हैं हम, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड देखो, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 40 प्लस 16 कितना हो गया, ये हो गया 56। तो अगर मैं कहूं 56 ग्राम ऑफ CaO इज इक्वल्स टू 1 मोल, और 1 मोल होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23, तो यहां पर क्या हो गया, वो 56 ग्राम 1 मोल को डिफाइन कर रहा है। मतलब किसी एक का मोलर मास 1 मोल कहलाएगा ही, ये नियम है, कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, बट उन्होंने नियम बनाया है कि मोलर मास जो निकलेगा वो 1 मोल के बराबर होगा। अब अगर मैं आपको इसे और गहराई में समझाऊं तो क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल एक पत्थर है, एक बड़ा पत्थर है, तो क्वांटिटी कितनी रहेगी, एक, वेट दोनों का तो अलग हो गया ना, इसका मान लो 10 ग्राम वेट है, इसका 20 ग्राम वेट है, पर कहेंगे तो एक ही पत्थर ना, ये भी एक पत्थर है, ये भी एक पत्थर है, इसलिए यहां पर ये कहा जा रहा है। चाहे किसी का वेट 18 का हो, एक मिनट में आपको दोबारा बताता हूं, मैं आपको बताऊं कि मान लो किसी का कोई वेट 18 ग्राम हो, चाहे किसी का वेट 63 ग्राम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, एक बड़ा पत्थर हो गया, एक बहुत बड़ा पत्थर हो गया, इतना ही अंतर है ना। काउंटिंग करने के लिए तो पत्थर ही काम आएगा ना, मतलब अगर ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर लगा दूं तो 1 2 3 4 5 5 ऐसे पत्थर है, बड़े ऐसे पत्थर लगा दूं तो 4 ऐसे बड़े पत्थर हो गए, समझ लो मेरी बात आप। तो ये एक मोल हो गया, ये भी एक मोल हो गया, ये भी एक मोल हो गया, ये एक भी मोल हो गया, ये भी एक मोल हो गया, ये भी एक मोल हो गया, ये भी एक मोल हो गया, और बाकी इसी तरह सभी मोल होंगे। यहां तक क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। यहां से कहानी आगे बढ़ती है। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, जितना भी हमने पढ़ा उस पर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। हमने अभी पढ़ा है मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास एंड हमने पढ़ा है मोल। हमने इन तीन चीजों के बारे में पढ़ा है, इन तीनों चीजों के बारे में हम न्यूमेरिकल करेंगे। अब एक क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्वेश्चन है हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर इन 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। पार्टिकल्स क्या है, मैंने आपको बताया था 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। तो यही पार्टिकल्स की बात वो कर रहा है, पार्टिकल्स निकाल दो हमारे लिए। मॉलिक्यूल कौन सा है, ऑक्सीजन, उसने मेंशन कर दिया O2। O2 गैस फॉर्म में भी हो सकता है, O2 लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, O2 सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, डजंट मैटर। उसका मास दे दिया उसने 64 ग्राम, गिवन मास है, मतलब जैसे आप 100 ग्राम चीनी लेकर आते हो, उसने कहा मैं 64 ग्राम आपको ऑक्सीजन दे रहा हूं उसी तरह, ठीक है, 64 ग्राम उसने ऑक्सीजन दे दी। मोलर मास कितना होगा ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, दो ऑक्सीजन का हो गया 32। क्लियर, हमारे दिमाग में एकदम क्लियर। अब जरा यहां पर देखो आप, गिवन मास 64, मोलर मास मैंने 32 ले लिया, डिवाइड कर दिया, 2 आ गया मेरे पास आंसर, करेक्ट। तो 2 क्या है यहां पर, मोल है, n क्या है यहां पर, नंबर ऑफ मोल है। हमारे पास 2 मोल आ गए, जब 2 मोल आ गए और एक मोल है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स के, तो मैं इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे सारे के सारे पार्टिकल मिल जाएंगे कि 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने हैं। यहां तक आपको बात क्लियर, कोई बात नहीं, अगर नहीं क्लियर तो एक और एग्जांपल देखो, ध्यान से देखो, स्क्रीन पे दोबारा से देखो। उसने कहा एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें मैंने 100 ग्राम पानी रख दिया, उसने वेट को, पानी को नापा वेइंग मशीन पे, उसने कहा कि 100 ग्राम पानी है वो, ठीक है। अब 100 ग्राम पानी में मुझे बताओ कि पार्टिकल्स कितने हैं। 1 मोल मैंने बताया आपको 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स है, करेक्ट। गिवन मास 100, मोलर मास यहां पर हो गया H2O का 18, अभी हमने पहले पीछे निकाला था, आपको शायद याद होगा, ये देखो यहां पर है 18 निकाला था ना, तो यहां पर इसका मोलर मास हो गया 18 ग्राम, करेक्ट। 100 को 18 से डिवाइड करेंगे तो n मिलेगा, n कितना मिलेगा, कुछ भी निकलेगा, मतलब फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली ले रहा हूं, 4 ले रहा हूं, मैंने डिवाइड नहीं करा एग्जैक्टली, 4 मिल गया, मैं 4 मोल मिल गया। तो अगर मैं इस 4 को इस पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल मिल जाएंगे, यही है, सिंपल, इतना सिंपल क्वेश्चन है, यही आता है सीडीएस के पेपर में, तुच्चा, निहायत ही तुच्चा। अब जरा आगे चलते हैं, अब आते हैं सीडीएस के पेपर की दूसरी खास बात। ये क्वेश्चन आया था सीडीएस 2018 में एंड सीडीएस 2019 में, दोनों में से किसी एक में आया था, मुझे याद नहीं है कौन से में आया था। वो आया था बैलेंसिंग द इक्वेशन, कैसे करते हैं, बैलेंस करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं वाटर बनाना है, तो आप क्या करोगे, हाइड्रोजन लोगे, ऑक्सीजन लोगे और उससे वाटर बना डालोगे, करेक्ट। बट उसे बैलेंस करना है, बैलेंस मतलब क्या होता है कि जितने हाइड्रोजन के एटम राइट हैंड साइड पे हो उतना ही लेफ्ट हैंड साइड पे, वो कहना चाह रहा है। यहां पर हाइड्रोजन के एटम्स हैं 2, यहां पर भी 2 हैं,
ऑक्सीजन के यहां पर कितने हैं, 1 और यहां पर 2 है। अब इन चीज को बैलेंस करना है, बस इतनी कहानी है और इसके पीछे कोई कहानी नहीं है। अब इसे करने का तरीका क्या होता है, माउस कहां गया मेरा, ये रहा। अब देखिए यहां से मैंने क्लियर की स्क्रीन। अब जरा यहां देखो, आप यहां पर लिखो पहले हाइड्रोजन, यहां लिखो ऑक्सीजन, यहां पर लिख लिया। अब लिखो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने आइटम है, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 2। राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 1। अब यहां पर 2 बनाने हैं तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें एक ही रूल है बस कि मॉलिक्यूल से स्टार्ट नहीं करना। मॉलिक्यूल क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हमें कंपाउंड से स्टार्ट करना है, सिर्फ यही नियम है, इस नियम को फॉलो करना है। हमने देखा ऑक्सीजन में 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो राइट हैंड साइड पे जो ऑक्सीजन हो गया, सॉरी हाइड्रोजन हो गया, वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, वो हो गया 4। अब तो यहां पर 4 हो गए, करेक्ट। अब लेफ्ट हैंड साइड पे प्रॉब्लम आ गई, ऑक्सीजन तो बराबर हो गए, हाइड्रोजन अनइवन हो गए, यहां पर भी 4 चाहिए, तो यहां पर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 4। तो टोटल जो इक्वेशन अब हमें दिखेगी वो कुछ इस तरह से दिखेगी। देखिए मैं जरा स्क्रीन क्लियर करता हूं आपके लिए। 2H2 2H2O2 यहां पर ऐसे आएगा। अब आपके दिमाग में कुछ नहीं आया समझ में, पता नहीं क्या बोल रहे हो, क्या कर जा रहे हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब तक अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस एग्जांपल से आपको सब समझ में आ जाएगा। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले हमारा काम होगा, इस तरह से टेबल बना लो, एक टेबल बना ली, इसमें जितने भी एलिमेंट्स है सब लिख लो। एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, करेक्ट। कार्बन की लेफ्ट हैंड साइड में देखो कितने एटम्स है, तो यहां पर है 4 और इसके बाद है हाइड्रोजन में 10 और ऑक्सीजन में 2। राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में यहां पर कार्बन का है 1, उसके बाद हाइड्रोजन है यहां पर 2 और ऑक्सीजन देखो तो यहां पर 2 + 1 यहां पर 3 हो गए। अब इन दोनों को इक्वल करना है किसी तरह, तभी ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। स्क्रीन थोड़ी क्लियर करता हूं समझाने के लिए। अब देखो यहां पर पेन लिया मैंने यहां से, हाँ। अब यहां पर अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं कार्बन से स्टार्ट करता हूं। नियम सिर्फ इतना है कि आपको कोई मॉलिक्यूल टच नहीं करना है, बाकी आप किसी भी कंपाउंड से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिया कार्बन, कार्बन को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है कि यहां पर 4 आ जाता है, तो यहां पर 8 आ जाता है, तो यहां पर 3 की जगह कितना होता है, 8 + 1 9, क्योंकि यहां पर एक ऑक्सीजन है ना, तो यहां पर 9 बन जाते हैं ऑक्सीजन के एटम। क्लियर हो गया यहां पर हमें बात। फिर यहां से कहानी आगे चलती है। तो हाइड्रोजन तो यहां पर 2 है और यहां पर 10 है, तो मैंने यहां पर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पर हो गया 5 मल्टीप्लाई करने पर 10। ऑक्सीजन यहां पर हो गया 5 और प्लस यहां पर 8, तो 8 + 5 हो गया, जो क्या हो गया 13। तो यहां पर अब कट कटा के आ गया 13। क्लियर हो गई बात यहां पर। अब जरा यहां पर देखें, यहां 4 हो गए, यहां 4 हो गया, यहां 10 हो गया, यहां 10 हो गया, यहां 2 है और यहां 13 है। अब क्या करें, अब जरा मैं थोड़ा सा स्क्रीन और क्लियर करता हूं, अब पूरी की पूरी बात मास्टर स्ट्रोक में क्लियर हो जाएगी। बहुत ध्यान से देखना, स्क्रीन पे एकदम फोकस रखो, क्योंकि अब एक सिंगल नंबर लिखूंगा और सारी कहानी खत्म। यहां लिख दूंगा 13/2, तो यहां का 2 यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां 13 ऑक्सीजन हो गए और यहां पर भी 13 ऑक्सीजन हो गए, कहानी खत्म, पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब पूरी इक्वेशन कैसी दिख रही है जरा मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आ गया आपका 13/2, यहां पर आ गया आपका 4, यहां पर आ गया 5। इस तरह से आपकी अब पूरी इक्वेशन दिख रही है। अब ये बैलेंस हो गई है और यही आपको काम करना होता है। अब आपका काम क्या है, आपको कुछ चीजें याद करनी है, वो है 1 से लेके 20 तक एटम जो भी अवेलेबल हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन सबको आपको याद करने हैं, इनका एटॉमिक मास आपको याद रखना चाहिए, इनका एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए, तभी आप ये पूरा क्वेश्चन, बैलेंसिंग इक्वेशन और मोल कंसेप्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक और चीज याद रखनी है, वो है यहां पर ये टेबल, कि इसमें से किसका चार्ज क्या होता है। इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा और आगे वाले चैप्टर भी क्लियर नहीं होंगे। इसको अभी आप स्क्रीनशॉट ले लें, अगर एनसीईआरटी है आपके पास तो पेज नंबर 31 पे चैप्टर है, उसके बाद इसमें टेबल है 33.6, वहां पर ये मेंशन है। ये होता है यहाँ पर वीडियो का एंड। मैं लेता हूं आपसे विदा। अब आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आपको ये 3 किताबें चाहिए ही चाहिए, इनमें से कोई सी भी एक ले लें। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं लेता हूं आपसे विदा। वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो ये बताइए क्या करना है आपको, और बहुत अच्छी लगी तो खाने पे इनवाइट कर लीजिएगा। मेरे लिए कोई मैसेज हो #वाशनिंग करके कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।